हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में आपके लिए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो कि हमारे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 11 है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो भाई जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ये मान लें कि उनके एग्जाम में एकदम दमदार जो है मार्क्स आने वाले हैं। बढ़िया पेपर आपके लिए आएगा, टेंशन ना ले सभी बच्चे। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको कराएं हम, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी, इसकी जो टेलीग्राम चैनल पे इसके जो नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, है ना। चलिए सबसे पहले, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? ए मेटेलिक प्लेट एक्सपोज टू व्हाइट लाइट। अगर व्हाइट लाइट एक प्लेट पर अगर अपन जो इंसिडेंट कराएं तो कौन से कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल आप समझते हैं क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, सबसे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक होती है कैथोड, हाँ, जो कि नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा क्या है? एनोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब कैथोड से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कौन कलेक्ट करेगा? ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड। ठीक, अब देखो, अब अगर तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। ठीक है, अब समझो, या कहूं कि चलिए ठीक है, तो देखो अब समझो कि मान के चलो कि अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रोक सकते हैं हम? ये जो एनोड आप देख रहे हो, एनोड का पोटेंशियल घटाते 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 नेगेटिव कर दो, तो नेगेटिव से ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिपेल होंगे, है ना। तो उस किसी पर्टिकुलर वैल्यू, वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड, जो कि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोक सकता है, उसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जरा सोचो कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए ज्यादा होगा? अगर इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से आ रहे हैं तो आपको भी ज्यादा ताकत लगा के इलेक्ट्रॉन्स को रोकना पड़ेगा, मतलब ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल की वैल्यू होगी। हाँ, तो समझिए, तो एक्चुअल में क्या होता है? एनर्जी कौन डिसाइड करता है? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। तो जिस कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसके कारण निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, है ना। और स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके लिए ज्यादा, या कहूं के मैक्सिमम होगा। ठीक, तो वॉयलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है कलर्स में, तो वॉयलेट के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और अगर उनकी एनर्जी मैक्सिमम है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव, है ना। तो हम बोलेंगे कि वॉयलेट के लिए मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो याद रखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिक्वायर द हाईएस्ट एनर्जी टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देम। बोला इनमें से कौन सा एलिमेंट को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल आए? तो देखो मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि लेड आप जानते हैं मेटल होता है, तो मेटल के पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जर्मेनियम, सिलिकॉन जो है, इनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी गैप इनका काफी छोटा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। जबकि कार्बन, कार्बन एक तरह से मैं कहूंगा, कार्बन का जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा है इन तीनों के कंपैरिजन में, है ना। इंसुलेटर का भी कई बार काम करता है। तो आप समझिए कि यहां पर क्या है कि भाई कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसका एनर्जी गैप ज्यादा है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई कार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। देखो यहां पर न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, क्या दिया जा रहा है कि एक फोटोन है, फोटोन आता है, मेटल सरफेस पे पड़ता है, तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और फिर बाहर निकलता है। तो फोटोन जिसकी वेवलेंथ कितनी बताई जा रही है? 663 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब आप जानते हैं, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, मीटर की जगह मीटर लिखा। ये किसी मेटल सरफेस पे टकराता है। मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है ये है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करा जूल में, तो ये आ गया मेरे पास इतना। जब मैं इस, तो ये जूल में आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटू करूंगा इससे, तो ये आंसर आएगा 2.40 इलेक्ट्रॉन, 2.40 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, समझना।
ठीक, तो अब पूछ क्या रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो तो काइनेटिक एनर्जी मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो जैसे अगर ये मेरे पास मेटल है, ये मेरे पास मेटल है, अब एनर्जी जो आ रही है, ठीक, तो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ये जो भी एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी दो पार्ट में कंज्यूम होती है। कैसे कि एक पार्ट तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के एक पार्ट से क्या करेगा, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी गेन करेगा, मतलब बस बाहर निकलेगा, और एनर्जी के दूसरे पार्ट से क्या करेगा, भागने की कोशिश करेगा, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो टोटल एनर्जी जो होती है ये क्या काम करती है, टोटल एनर्जी क्या काम करती है, एक तो वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराती है प्लस काइनेटिक एनर्जी अपन को मिलती है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बन जाता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बन जाता है वो ये होता है एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो टोटल एनर्जी अपन को निकालना क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई निकालना है। टोटल एनर्जी क्या है, एच न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं दी आपको तो क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू की जगह लिख देंगे सी बाय लैम्डा। ठीक, माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें एज इट इज दी हुई है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, हाँ, जूल सेकेंड, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन में क्या है लैम्डा मतलब वेवलेंथ, जो कि हमें दी जा रही है 663 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, तो ये हमने पुट कर दी। ठीक, माइनस में क्या है, माइनस में वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन की जो वैल्यू हमने निकाली है दैट इज 2.4 10⁻⁹ जूल। ठीक, चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी हमें, इसको अपन क्या करेंगे भाई, डेसिमल हटेगा और यहां पर नीचे 2 जीरो आ जाएंगी 10/2। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहां पर देखो माइनस का 9 प्लस का 2, तो माइनस का 7 बचा, माइनस के 7 में से क्या होगा, ये कटेगा माइनस को 27, माइनस के 27 में 8 जो है घटा देंगे तो क्या बचेगा, 27 में से 8 जाएंगे 19 बचेंगे। ठीक, तो यहां पर कितना बचा, ये 3, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी दैट विल बी 3 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 2.4 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी 0.6, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये जूल में क्या अपना आंसर है, नहीं, यहां पर जो सारी पावर्स हैं वो आपको 20 के टर्म्स में दी गई हैं, है ना, या फिर मैं इसको देखो ऐसे कर लूं कि भाई इसको एक डिजिट बड़ा कर दूं, 0.6 से 6 कर दूं, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक डिजिट इसको छोटा कर दो, 10⁻⁻19 से -20 कर दिया, माइनस में इसलिए 20 करने पे छोटा हो गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी अपन को मिल गई। तो इस तरीके से आप आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उसकी हेल्प लेते हुए आप निकाल सकते हैं, चाहे आपसे टोटल एनर्जी पूछता या आपसे वर्क फंक्शन पूछ लेता, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ें। वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन दिया है किसी मेटल सरफेस के लिए, कितना है भाई, वर्क फंक्शन दिया जा रहा है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 1.6 10⁻⁻19 का इंटू हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो गया। बताइए, क्लियर है। इसके बाद थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मुझे पता है, ठीक, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, मतलब मुझे लैम्डा नॉट जो है निकालना है। देखिए तो क्या करेंगे, वर्क फंक्शन दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो वर्क फंक्शन W या फिर फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है H न्यू नॉट, W इज इक्वल टू H न्यू नॉट, तो C बाय लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी, तो C बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू HC बाय वर्क फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, HC बाय वर्क फंक्शन, बस यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखते हैं जरा, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच कितना है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसके बाद सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁻⁻ का मतलब प्लस का 8, अपॉन में क्या है वर्क फंक्शन जिसकी वैल्यू है 4.14 का इंटू अपन 1.6 से करेंगे तो ये आपका 6.63 ही आ जाएगा। ठीक, इंटू में क्या है 10⁻⁻19 चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ इतना काम करेंगे कि इससे इसको काट दिया अपन ने। ठीक, ये कट जाएगा -19
हाँ, और ये देखो माइनस का 19 और ऊपर जाएगा 27, 27 में से ये जाएगा तो 3 बार माइनस का 7 बचेगा। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 माइनस का 7, और ये किस में आ गई, वेवलेंथ मीटर में। ठीक, अब आपको समझना है क्योंकि सारी वैल्यूज किस में दी हैं, एंगस्ट्रॉम में, तो हम क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 माइनस का 10, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 3 जीरो का, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा दी, तो यहाँ पे 3 जीरो घटा दी। घटाने का मतलब क्या है, माइनस के 10, माइनस में जो जितनी बड़ी वैल्यू उतनी ही छोटी वैल्यू कहलाती है। ठीक, ये हो गया, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना बन गया, 3000 एंगस्ट्रॉम, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, सी, 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे आपने कूलाम लॉ पढ़ा था बस उस पर बेस्ड है। क्या कहा जा रहा है, देखो एक फोटो सेल है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्टेड है डी डिस्टेंस पर लाइट सोर्स से। देखो फोटो सेल क्या होता है, फोटो सेल आप मान लो कि भाई ऐसा सेल है जिस पर क्या होता है, लाइट पड़ती है, तो फिर इसमें से करंट बनता है। क्या बनता है, करंट, है ना। लाइट पड़ने से आप जानते हैं लाइट पड़ती है एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाली, तो वर्क फंक्शन से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर होके जब फ्लो होगा तो भाई करंट बनेगा। ठीक, तो कहा जा रहा है कि जैसे यहां से मान लो कि ये सोर्स है अपने पास, ठीक, तो अभी इस पर आई इंटेंसिटी आ रही है, लेट से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस है। तो अभी आपको समझना है कि यदि आप डिस्टेंस को घटा के आधी कर दें, क्या कर दें, डिस्टेंस को घटाए क्या कर दें, आधी, तो कह रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, तो आंसर है ये हो जाएगी 4i। क्या हो जाएगी, 4i। ठीक सर, कैसे हो जाएगी, तो देखो शायद आपने एनसीईआरटी में कभी ये डायग्राम देखा हो, तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान के चलो ये आपके पास एक टॉर्च है, फर्स्ट चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि आपने देखा है, लेट से अभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी हो गई। ठीक, और ये आपके पास ये जो मान लो कि इसकी जो लाइट है ये इस पर्टिकुलर एरिया कैपिटल ए पर जाकर के फैल रही है। ठीक, चलिए अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ा करके 2d कर दिया, कितना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो आप देखेंगे कि भाई ये जो लाइट है ये 4 गुना बड़े एरिया पर फैलती है। कितने एरिया पे, 4 गुना बड़े एरिया पे। अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ा के ये 4d या 3d कर दिया, कितना कर दिया, 3d कर दिया, तो आप ये देखेंगे कि ये जो लाइट जो है ये 9 टाइम्स बड़े एरिया पे, कितने, 9 टाइम्स बड़े एरिया पर जाकर के ये बिखर रही है। कितना, मैं इसको कितना बोलूंगा, 9, 1 2 3 4 5 6, और इसको आप बोलते हैं डिस्टेंस को आपने 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स बड़े एरिया पर, ऐसे ब्लॉक मैंने बना दिए हैं, है ना, तो इसका 9 टाइम्स बड़े एरिया पर जाकर के ये जाकर के पहुंच रही है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आप ऐसे समझ लो कि जितना एरिया, जितने बड़े एरिया पर जाकर के ये फैलेगी उतना क्या होगा अभी, ठीक है, उतना ही इंटेंसिटी घटेगी, क्योंकि पूरी लाइट अभी ए एरिया पे है तो इंटेंसिटी आई है। अब लाइट 4 गुना बड़े एरिया में फैल गई तो इंटेंसिटी वीक होगी ना, समझ रहे हो। अपन पूरी लाइट एक ही पॉइंट पे जो है पहुंचा दे तो इंटेंसिटी मजबूत है लेकिन ज्यादा है, लेकिन अगर अपन ने लाइट को बड़े एरिया पे फैला दिया तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे अगर एक बल्ब है, आप एक बल्ब को अपने रूम में लगाओ तो बढ़िया रोशनी करेगा, लेकिन उसी बल्ब को आप खुले मैदान में लगा देना तो बल्ब वही है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा अपन को नजर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वो लाइट जो है बिखर रही है ना। तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी वाला फंडा है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाओ, इंटेंसिटी 4 गुना घट जाएगी। इनवर्स स्क्वायर, डिस्टेंस को आपने 2 गुना कम कर दिया, मतलब आधा कर दिया, तो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये बात आप याद रखेंगे, तो इसका आंसर क्या है, 4i। कोई इसमें फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सीबीएसई ने 2020 में पूछा था। अभी क्या दिया हुआ है कि यदि फोटोन, आप खुद से भी इसका आंसर ट्राई कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, और वो एक टाइप ऐसा हो सकता है कि बस आपको क्वेश्चन दे और देख करके आंसर निकालने को मिल जाए, और दूसरा टाइप पूरा सॉल्व करके आपको यहां पर निकालना होगा। ठीक, देखो क्या दिया जा रहा है, आप पहले इसका आंसर थोड़ा सा इसको आप एनालाइज करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। ठीक, चलिए उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई कर रहे होंगे और उसके बाद आप यहां पर देखेंगे। चलो ठीक, क्या लिखा गया है, फोटोन है, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ मेटल कैपिटल ए एंड बी
ऐसा मान लो कि ये मेरे पास मेटल सरफेस है, ये मेरे पास ए मेटल है और ये मेरे पास बी मेटल है, समझना। यहां पर फोटोन, कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटी वाले आ रहे हैं। लेट से इस इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ये क्या है, न्यू। अच्छा, यहां पर एक और बात कही गई कि जो मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए, मेटल ए के लिए, ये कितनी है, न्यू बाय 2। और मेटल बी के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये है न्यू बाय 3। इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि भाई जब तक इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल जाएगी तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो तो आप यहां पे ऐसे समझ लो, तो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए एंड बी। देखो आप समझ लो कि एक्चुअल में क्या है कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू बाय 2 है। ठीक है, तो न्यू बाय 2 फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगी, तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा। जबकि यहां पर कितनी आ रही है, न्यू, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये ए के इलेक्ट्रॉन है, ये बी के इलेक्ट्रॉन। तो आपको रेशियो निकालना है दोनों की काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन पहले मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि ये बताओ आप ए और बी में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, आप मुझे बताएं और देखते ही इसका आंसर आना चाहिए। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और क्या लॉजिक लगाया आपने ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपका लॉजिक सही है तो भी बताना कि सर ये वाले क्वेश्चन में मेरा लॉजिक सही है, और अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अभी सुधार लेते हैं अपन। हाँ देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली कोई फोटोन आ रहा है। अब यहां पर जो वर्क फंक्शन है, या ऐसा बोलूं कि यहां इस मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है लेट से वो 60 हर्ट्ज है। कितनी है, 60 हर्ट्ज। मतलब जब तक इस मेटल के लिए 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, यहां से तो 100 हर्ट्ज आ रही है। ठीक, तो 60 हर्ट्ज खर्च हो गई बस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो भागेगा वो 40 हर्ट्ज से जो एनर्जी मिलेगी उस वैल्यू से भागेगा। जबकि मेरे पास एक दूसरा मेटल है, अब इस मेटल पे भी जो है एनर्जी आई 100 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है 10, इस मेटल के की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो 10 हर्ट्ज है, मतलब 10 हर्ट्ज इसको मिली है ना, और इससे इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक, चलिए तो इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचता है यहां तक 10 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी मिलने से। ठीक है, उसके बाद जस्ट ये क्या हो जाएगा, जस्ट ये पहुंचेगा बाहर, और उसके बाद यहां पर 90 हर्ट्ज की एनर्जी से, 90 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी मिलेगी उससे ये भागेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एनर्जी बचेगी उससे भागता है। तो उसका मतलब है एनर्जी किसके बाद बचती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जो फ्रीक्वेंसी है उससे एनर्जी मिलती है भागने के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक, तो आप ऐसा समझ लो कि मैं ऐसा कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है इसका मतलब समझ लेना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका मतलब ये देखो कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसको ज्यादा एनर्जी 50% ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, इसकी 33% है। इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागेगा इसकी कंपैरिजन में। चलो अब आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो भी आपको निकलवा देते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए आपको, तो बहुत सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए भाई, ए के लिए। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, ऐसे देखो काइनेटिक एनर्जी के ए इज इक्वल टू कितनी एनर्जी दी जा रही है, एच न्यू। ठीक, माइनस वर्क फंक्शन को बोलता हूं एच न्यू नॉट। क्लियर, तो वर्क फंक्शन को क्या बोलता हूं, एच न्यू नॉट बोलता हूं, है ना। तो डायरेक्ट में वर्क फंक्शन लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक, अच्छा, तो एच न्यू नॉट। अब आप ये देखो कि न्यू नॉट की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, न्यू नॉट। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू नॉट की जगह पे, न्यू बाय 2। तो आप यहां पर समझ लो कि ये कितनी बन जाएगी, एक ही काइनेटिक एनर्जी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगी 2h न्यू नॉट, मतलब h न्यू में से ये जाएगा तो ये क्या बचेगा, h न्यू बाय 2, है ना। ये क्या एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, यही बचने वाला है। ठीक, इसके बाद तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं। बी की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा मैं तो कितनी हो जाएगी,
टोटल एनर्जी क्या है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन क्या है एच न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट मतलब वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं न्यू बाय 3, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ये बचेगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा एलसीएम लेने के बाद 2 एच न्यू बाय 3, ये बचा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मुझे रेशियो निकालना है किस किस की एनर्जी का, ए और बी की काइनेटिक एनर्जी का। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, जब मैंने रेशियो किया तो एच न्यू बाय 2 इंटू 3 बाय 2 एच न्यू, 3 बाय 2 एच न्यू, ठीक है। ध्यान से देखिए एच न्यू से एच न्यू कट जाएगा और ये बचेगा के ए बाय के बी इज इक्वल टू 3 बाय 4, के ए बाय के बी इज इक्वल टू 3 बाय 4। ध्यान से देखिए बताइए जरा, ये क्लियर है क्या? ये चीज समझ लो कि ये क्या है भाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो क्या है 3 बाय 4, 3 बाय 4 है। बताइए जरा, क्लियर है? ठीक, देखिए अभी हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है उसको देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं, एक बार देखते हैं। देखो क्या दिया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम विल बी। देखो मैं आपको ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि जो मैटर वेव की जो से जुड़ी हुई जितनी भी वेवलेंथ के फॉर्मूले होते हैं वो सभी समझाता हूं। देखो सबसे पहले आप समझते हैं जो भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ एसोसिएटेड वेव को मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं, ठीक। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी क्या है मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, ये फॉर्मूला होता है। अगर मेरे पास मास वगैरह मुझे पता है तो एच अपॉन एम बी, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक। अगर फोटोन है तो हम एच अपॉन एम सी, फोटोन है ना, कोई स्पीड ऑफ लाइट के लिए कोई भी पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। ये जनरल फॉर्मूला है। इसके बाद आपको समझना है कि जब किसी पार्टिकल को, ठीक, जब किसी पार्टिकल को, अच्छा एक चीज और, इसका एक और फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कि P एक्चुअल में क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन जो मोमेंटम है उसको हम √2m के लिखते हैं, √2m के मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू √2m के, m है मास ऑफ दैट पार्टिकल, k है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। ये फॉर्मूला है। और क्या है भाई, और ये है कि h अपॉन √2m, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वर्क के फॉर्मूले से मिलेगा वर्क, और वर्क क्या होता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो हम काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू वी भी लिख सकते हैं, ठीक। स्पेशली अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला बनता है, यदि हम सभी वैल्यूज को सॉल्व करें तो फॉर्मूला बनता है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। सर ये कैसा फॉर्मूला आपने बताए हैं, ये √v, कैपिटल V क्या बता रहा है, कैपिटल V हमें ये बता रहा है कि जब आप किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट कराते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, देखो ये बीच में कोई चार्ज रखा है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज भागेगा, चार्ज भागेगा तो मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसको मैटर वेव बोल रहे हैं, और उसकी वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये लैम्डा के सारे फॉर्मूले हैं जो कि मैटर वेव में आपको काम आएंगे, ठीक। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा हर एक क्वेश्चन में वो आप यहां से लिख लें और फिर अब आप आगे बढ़ें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या दिया जा रहा है आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन की पहले लिखी गई है और अल्फा पार्टिकल की बाद में। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की कितनी है भाई साहब, देखो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अल्फा पार्टिकल की कितनी है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी दी है और वेवलेंथ निकालनी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ये वाला फॉर्मूला आप लगाएं तो क्या होगा भाई H अपॉन √2m के, ठीक है। ये किसके लिए, अल्फा पार्टिकल, सॉरी प्रोटॉन के लिए, तो मैंने यहाँ पी लिख दिया, ठीक है, इनटू अल्फा पार्टिकल के अपॉन में लिखना है ना मुझे, अल्फा पार्टिकल को अपॉन में, तो अपॉन में लिखूंगा तो वैल्यू पलट के ऊपर चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा √2m के अपॉन H,
ठीक, ये अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखो कि कुछ वैल्यू तो एज इट इज कैंसिल हो जाएंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और ये रूट के अंदर आ गया। ठीक, ध्यान से देखिएगा क्या करना है, समझो। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक, देखो तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है ये प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई अल्फा पार्टिकल की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैंने इसको 1 लिखा। जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, नीचे भी सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहां पर समझें कि भाई क्या हो जाएगा, √mp से √mp कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब √4mp से √4mp कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा दैट विल बी 1/1। तो करेक्ट आंसर विल बी 1:1। तो अब आप बताओ कि क्या ये आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक, सीबीएसई ने 2020 में ये पूछा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन फॉर्मूले पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस 100% मिलना ही मिलना है इस चैप्टर से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा जा रहा है आपसे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ग्राफ पूछा गया। अभी आपने जस्ट पढ़ा कि जो मोमेंटम है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है। तो h तो प्लांक कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो ग्राफ है ये इस तरह का हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया जा रहा है, असर्शन रीजन कहा जा रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, फॉर द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट होती है तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है, तभी करंट बनता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, रेडिएशन की इंटेंसिटी पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है। दूसरी चीज क्या बताई जा रही है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा, एनर्जी क्वांटा मतलब एनर्जी के पैकेट, एनर्जी पैकेट मतलब फोटोन, तो जितने ज्यादा फोटोन्स जो है निकलेंगे उसी को हम उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बोलते हैं। एक सेकंड में जितने ज्यादा फोटोन्स निकलेंगे हम बोलते हैं कि भाई उतनी ही लाइट की ज्यादा इंटेंसिटी है। तो जितने ज्यादा फोटोन्स निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक, और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलते हैं। सिंपल सी बात है। देखो यहां पर क्या बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में वही चीज यहां पर बताई गई कि जितने ज्यादा एनर्जी क्वांटा यानी एनर्जी पैकेट निकलेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तभी तो करंट जो है ज्यादा बनेगा। तो यहां पर ये रीजन वाला स्टेटमेंट ये सही भी है और उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन होगा मैं ऑप्शन नंबर ए बोलूंगा कि भाई असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन वाला स्टेटमेंट असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा अभी तक चलते आ रहे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। ए में क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अभी यहां पर क्या बताया जा रहा है, अगला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको हम देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हैव स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी। स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होना। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास एक मेटल का सैंपल है, यहां से कोई भी एनर्जी आई और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां तक पहुंचेगा इसने तो कम एनर्जी कंज्यूम की, तो इसके पास जो एनर्जी है भागने के लिए वो ज्यादा बची, जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां तक पहुंचेगा इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि यहां से सरफेस तक पहुंचना है पहले, तो इसको ये तो सरफेस के पास में था, ठीक, तो ज्यादा कोलाइड करेगा, ज्यादा एटम से टकराएगा, एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, उसके बाद जो है ये भागेगा। तो इसका मतलब है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक सेम लाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में भी डिफरेंस क्यों आ जाता है, उसका रीजन आपको समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये अलग अलग पार्ट पे होते हैं। तो
कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कुछ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जिससे एनर्जी का लॉस भी ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर आप रीजन पढ़ेंगे और यही रीजन आपको यहां पर दिया जा रहा है। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट होने के साथ साथ इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर आप कौन सा आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, आगे हम बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया जा रहा है, इसको समझ लेते हैं। हमें एक डायग्राम बनाया गया है जिसके वाई एक्सिस पे करंट को बताया जा रहा है, एक्स एक्सिस पर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। ठीक, ये है राइट साइड पोटेंशियल, ठीक, जो कि पॉजिटिव है, और यह लेफ्ट साइड पोटेंशियल जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव पोटेंशियल का डुअल नेचर में काम क्या है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए बनाया गया है। ठीक, तो अभी आप ये देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सी लाइट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी, कौन सी लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? तो याद रखो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो ये आपने पॉइंट मार्क करा और आपने जो है कुछ नहीं देखा आओ देखा ना ताओ और यहां से लगा दिया ए वाला पाओ। देखो तो ये आपने ए टच कर दिया जो कि गलत हो गया। बस क्वेश्चन सिंपल है लेकिन गलती अपन ने कहां कर दी कि अपन ने ध्यान नहीं किया। तो हमने क्या करा कि इसको रिट्रेस करा। देखते हैं जरा ये लाइन कहां को जा रही है। ये देखो ये लाइन कहां जा रही है, बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सी वाली रेडिएशन? बी। बिकॉज तो मैं इसका पहले का आंसर क्या लिखूंगा? मैं यहां लिख दूंगा ए का आंसर क्या है? बी light because it corresponds to highest stopping potential। भाई जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब है कि वह उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी मैक्सिमम होगी। तो और ये हमने ग्राफ जैसे पढ़े भी हैं, बनाए भी है, क्लास में भी बनवाते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने ग्राफ बनाया, देखो आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बी की हम बात करेंगे। देखिए जरा क्या बता रहा है, विच बीम हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है भैया? देखो ये देखो, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी लाइट बीम। ठीक है, बिकॉज इट करस्पॉन्ड्स टू लीस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, thus least frequency, hence longest wavelength। ठीक है, चलिए अब ये अपन आ जाएंगे सी। अब सी में क्या दिया हुआ है? विच लाइट बीम इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम मोमेंटम। देखो तो मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, mv। वेलोसिटी कब ज्यादा होगी? जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होगी? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। कब ज्यादा होगी? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और भाई साहब फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो बताओ जरा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कौन सी है? ये वाली है, बी, है ना। तो आप और आपने भी पढ़ा है ना, तो भाई देखो एक्चुअल में क्या होता है, P इज इक्वल टू √2m होता है। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी? जब इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये होता है फ्रॉम P इज इक्वल टू √2m के। इस रिलेशन से हम ऐसा बोल सकते हैं मोमेंटम इंक्रीजेज, मोमेंटम increases on increasing kinetic energy of electrons, and Ke depends on frequency and maximum frequency belongs to कौन सी लाइन? बी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बिलोंग टू बी, दस
मैक्सिमम मोमेंटम ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय या ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, बस ये आपको लिखना है। ठीक, जो मैंने बोल दिया एक बार सुन के उसको नोट कर लेना, और बाकी प्रॉपर आपको रीडिंग मिल जाएगी अगर आप टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। चलो एक काम कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भेजता हूं जिससे आपको हल्का सा ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलो ये दिया जा रहा है √2m के वगैरह ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है उसको एक बार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम, जस्टिफाई और आंसर। देखो क्या दिया जा रहा है, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि आप चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ या घटाओ उससे मतलब नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है। एक्चुअल में आप समझो कि ई जो वर्क फंक्शन जो होता है, या चलो मैं आपसे ऐसा बोलता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मेटल टू मेटल बिलोंग करता है या कहूं कि डिफर करता है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको बोलूंगा देयर इज नो इफेक्ट ऑफ increasing frequency on threshold frequency but on increasing frequency लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। बट ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। thus to stop them value of stopping potential needs to be इंक्रीज। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए जरा क्या दिया गया, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटोन एंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैव मास स्मॉल m हैव सेम वैल्यू। देखो क्या कहा जा रहा है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैव द सेम वैल्यू। मतलब फोटोन की वेवलेंथ और किसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जिसका मास m है, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। ठीक, तो आपको प्रूव करना है, शो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 लैम्डा mc बाय h टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आपको यहां पर यह बताना है कि जो फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इतने टाइम्स है, जो कि यहां पर लिख करके दिया हुआ है। ठीक है, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा गया। और मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन सीबीएसई ने पहले सैंपल पेपर्स में पूछे हैं वो कभी ना कभी मेन पेपर में जरूर आए हैं। तो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप भी मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हो जिसमें आपको पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो देखो इसका आंसर कैसे जाएगा तो वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या करना है, मुझे पता है कि फोटोन की अगर मैं बात करूं तो फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। वैसे हम h न्यू लिखते, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन वेवलेंथ के फॉर्म में है तो हमने इसको hc बाय लैम्डा लिखा। अच्छा, ये किसके लिए हो गई, ये फोटोन के लिए हो गई। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखता हूं तो ये होती है हाफ एम बी स्क्वायर, बट
बट दोनों की वेवलेंथ कितनी बताई जा रही है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, तो यहां से हम v की जो वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी एच अपॉन एम लैम्डा। ठीक है, ये पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ एम, वी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, v ये वैल्यू पुट करेंगे एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या होता है देखो कि m से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं यहां पर रेशो करता हूं दोनों का, रेशो क्यों करूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं k को इस साइड भेज दूंगा तो जो भी वैल्यू होगी उसके टाइम्स टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो रेशो अगर मैं कर रहा हूं तो ये कितना है, एच सी बाय लैम्डा है, और काइनेटिक एनर्जी का डिवाइड करूंगा तो जो भी वैल्यू नीचे लिखी है वो पलट के ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये लिखा है मेरे पास 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, ये m इंटू लैम्डा स्क्वायर ऊपर चला गया, अपॉन में क्या आ गया एच स्क्वायर। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो जो आंसर हमें चाहिए वही यहां पर मिल जाता है, E बाई के इज इक्वल टू 2mch। अच्छा, h से ये h कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2mc लैम्डा अपॉन h। ठीक, तो E इज इक्वल टू 2mc लैम्डा अपॉन h, इनटू में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको यहां पर आपने प्रूव कर दी, यही चीज प्रूव करनी थी। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस टाइप से इसको करना था ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। देखो क्या दिया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज नेसेसरी, sorry, why it is the frequency not intensity of light source that determines whether emission of photoelectrons will occur or not। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी क्यों है जो डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इंटेंसिटी क्यों नहीं। ठीक है, तो आप यहां पे रखेंगे, याद रखेंगे कि इंटेंसिटी, देखो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम metal surface requires energy more than work function, requires energy more than work function। तो भाई वर्क फंक्शन से ज्यादा जब एनर्जी मिलेगी तब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। सो बट एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना या करंट का बनना किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो ऑन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। सो फोटो इलेक्ट्रिक, मैंने कहा करंट का बनना एक बार इनिशिएट होना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, है ना। उसके बाद करंट की वैल्यू ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा है, वो इंटेंसिटी पे करता है। सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो इलेक्ट्रॉन्स will start ejecting out due to frequency not intensity। ठीक है, इंटेंसिटी क्या डिसाइड करती है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम में निकल रहे हैं। ठीक है, बस ये चीज आपको यहां पर लिख लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर जो केसेस बन रहे हैं सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 में इसको पूछा गया है। ठीक है, देखो, एक्सप्लेन हाउ डज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन फोटो सेल वेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट radiation is doubled but keeping intensity same, show the graphical variation in above two cases। देखो मैं आपको यहां पर बता दूं कि explain how does capital A मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डिपेंड, देखो इज डबल। देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा, तो देयर इज नो इफेक्ट। हाँ, तो देयर इज, फिर दूसरा क्वेश्चन को ऊपर आंसर करेंगे, देयर इज नो इफेक्ट of frequency on photoelectric current। ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है भाई, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, अच्छा ये हम यहां से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
कि जितनी फ्रीक्वेंसी जब मिलती है तब एक बार जो है इनिशिएशन हो जाता है करंट का, तो उस टाइम पे जो भी करंट की वैल्यू है, चाहे वो ये है या फिर ये है, वो रहेगी, बट कोई भी करंट ऊपर नीचे नहीं होगा, चाहे फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ाओ, वही चीज यहां पर बताई जा रही है। लेकिन जो बी का आंसर है वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले ये इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी, ये क्वेश्चन जो बी पार्ट है इसका और ये वाला पार्ट है और ग्राफ जो अभी आने वाले हैं वो सब हम अपने वन शॉट में और मैं कहूंगा आपसे जो हमने रिवीजन जो शॉर्ट किया हुआ है उसमें हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने देखा है उनको भी याद भी आने लगेगा शायद से। हमने एक क्वेश्चन करा था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या जो है रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, तो चलो पहले मैं इसका आंसर बताता हूं और आंसर बताने के बाद जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि एक बार ये भी इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस साल फिर आ जाएगा तो फिर कहोगे कि जल्दबाजी में मैंने क्या करा, जल्दबाजी में स्किप कर गया। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन स्किप मत करना। तो पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं, ऑन डबलिंग द फ्रीक्वेंसी, ऑन डबलिंग द फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर, ऑन डबलिंग द फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स स्लाइटली मोर देन डबल, स्लाइटली मोर देन डबल। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब कैसे हो जाएगी इसका एक्सप्लेनेशन ये मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में आपको मिल जाए। ठीक, और ये भी हो सकता है कि अगली बार सिर्फ आपसे ये पूछा जाए, शो हाउ डज द फ्रीक्वेंसी, शो लिख देगा SHOW, शो, बताना है आपको फ्रीक्वेंसी डबल करने से अब कैसे काइनेटिक एनर्जी डबल या उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलो हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो जैसे आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी K1, जब फ्रीक्वेंसी कितनी थी h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लो कि जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, जब फ्रीक्वेंसी हो गई 2 टाइम्स ऑफ न्यू मतलब 2h न्यू। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई K2 और ये वर्क फंक्शन। ठीक, वर्क फंक्शन तो मेटल के केसेस में जो है हर केस में सेम ही रहने वाला, अगर आपने मेटल रिप्लेस नहीं करा तो। ठीक, चलिए तो अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ पे ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। ठीक, अच्छा तो मैं एक काम और कर सकता हूं, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा डिवाइड करने में मुझे आसानी होगी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं K1 प्लस W इज इक्वल टू H न्यू, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा K2 प्लस W इज इक्वल टू 2H न्यू, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अभी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे, तो K1 प्लस W अपॉन K2 प्लस W इज इक्वल टू H न्यू बाय 2H न्यू, ये चल रहा है। ठीक है, चलिए अभी देखो H न्यू से H न्यू कैंसिल, और यहां पर 2 का इंटू हो जाएगा, यहां पर 2K1 प्लस W इज इक्वल टू K2 प्लस W, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो ऊपर 1 ही बचा था, तो K2 की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, ये 2 का इंटू W से भी होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो तो 2K1 माइनस या प्लस 2W माइनस W इज इक्वल टू K2, तो K2 इज इक्वल टू क्या बचा 2K1 प्लस W, मतलब काइनेटिक एनर्जी स्लाइटली बढ़ जाए, डबल से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, डबल से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वर्क फंक्शन कितना होता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बस इतना ही होता है। प्लेटिनम के लिए मैक्सिमम है 4-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक, तो अगर आपने ट्रिपल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं आएगा। ठीक, चलिए ठीक, चलो तो अभी आपको उसको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो देखो मैं आपको बताऊं ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर ये ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, तो मुझे ग्राफ बनाना है किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। देखो तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, यहां लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी और यहां लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी। ठीक, समझना, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको बढ़िया से समझें। देखो एक्चुअल में क्या होता है, कैसे ग्राफ बनेगा, तो वैसे मैं आपको ऐसे बता दूं कि ग्राफ ऐसे बनेगा, समझना, क्योंकि देखो जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं हो जाती, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 रहती है।
फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब उसको मिली तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, ठीक। अच्छा, इसके बाद जब हम इसको पीछे रिट्रेस करते हैं तो यहां पर हमें दिखाना पड़ता है। अब यहां पर हम क्या बोलें कि यहां पर वर्क फंक्शन लिख दें या वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय कुछ लिखें, तो वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये काइनेटिक एनर्जी हमने कौन सी एक्सिस पे ली, वाई एक्सिस पे, ठीक है। आप यहां पर देखो ये न्यू हमने कहां लिया, एक्स एक्सिस पे, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस पे हो गया, ठीक। अब ये देखो तो क्या मैं इसको कंपेयर कर पा रहा हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका जो स्लोप होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, h को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m क्या होता है स्लोप, तो यहां पे स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है h को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये h, ठीक है। और ये w क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, w रिप्रेजेंट कर रहा है c मतलब इंटरसेप्ट, तो यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो सिंपल ये क्या आएगा, ओनली w, ठीक है। अदरवाइज आप इसको माइनस w भी दिखा सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद करूंगा ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। तो उस ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है आपको, स्लोप h बता रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर शायद से एक ग्राफ और अगर मुझसे पूछा गया है क्या, नहीं पूछा गया, चलो ठीक है। तो अभी मैं एक और जो है शायद यहाँ पे ग्राफ आएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बनवाऊंगा, ठीक। चलो अगला क्या दिया हुआ है हमें, ठीक। सारे ग्राफ हम कवर करेंगे, आपको जरा भी टेंशन नहीं करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया जा रहा है उसको एक बार हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है, जरा देखते हैं। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स व्हेन सरफेस इज इरेडिएटेड विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी nu1 and nu2. The maximum kinetic energy of electrons emitted in two cases are k and 2k respectively. Obtain expression for threshold frequency. देखो क्या बताया जा रहा है, एकदम आराम से समझना। ये आपके पास एक मेटल का जो है स्फीयर मतलब सरफेस समझ लो, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ठीक है। हाँ, मैंने सरफेस, ये सेम सरफेस है, ये भी ए है और ये भी ए है। इस बार इस पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी, न्यू1। यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है दूसरे वाले केस में, न्यू2 फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन जो निकला इसकी काइनेटिक एनर्जी इस वाले केस में के थी और इसकी काइनेटिक एनर्जी इस वाले केस में के की जगह क्या बताई गई, 2k बताई गई, 2k बताई गई, ठीक है। ध्यान समझो। तो आपको निकालना है भाई इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं समझता हूं कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट, ठीक है। देखो अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू1, तो काइनेटिक एनर्जी है के। जब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो जब फ्रीक्वेंसी न्यू2 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 2k। तो एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है, एच न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हमें डेरिवेशन करना है तो न्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है। आसान सा काम करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब दोनों हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1/2 अगर हम करेंगे तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, 1/2 यहां मिलेगा इज इक्वल टू एच से एच कैंसिल हो जाएगा, न्यू1 माइनस न्यू नॉट अपॉन न्यू2 माइनस न्यू नॉट, ये चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर जो मिलेगा दैट विल बी न्यू2 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 न्यू1 माइनस 2 न्यू नॉट, ठीक। चलिए, तो न्यू2 माइनस न्यू नॉट प्लस 2 न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 न्यू1, ठीक। तो ये अपन जो है यहां पर ऐसा कर रहे हैं, तो न्यू2 माइनस या न्यू2 प्लस का न्यू1 बचेगा इज इक्वल टू क्या बचेगा, एक मिनट, न्यू2 प्लस का न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 न्यू1, ठीक। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, न्यू नॉट की वैल्यू, तो 2 न्यू नॉट माइनस न्यू2, ये बन गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इस तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, कुछ भी नहीं किया गया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बनाना है, इसमें जरूरत भी नहीं है, बस ये आपने डेरिवेशन कर दिया जिसके लिए पूछा गया था। बस दोनों केस आपने बनाए, जब फ्रीक्वेंसी न्यू1 थी तो काइनेटिक एनर्जी के थी, जब फ्रीक्वेंसी न्यू2 थी तो काइनेटिक एनर्जी 2k थी, डिवाइड कर दिया, 1/2 बचा, न्यू1 माइनस न्यू नॉट, और यहाँ पर न्यू2 माइनस न्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई न्यू2 माइनस न्यू नॉट, यहाँ पर 2 न्यू1 माइनस 2 न्यू नॉट, ठीक है। और इसके बाद न्यू2 माइनस न्यू नॉट, और ये न्यू यहाँ पहुंचा, इसके बाद ये यहाँ पहुंचा, इसके बाद ये
यहां पहुंचा और ये अपना सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम जो है आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक, देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, लाइट की बात कर रहे हैं, 2000 एंगस्ट्रॉम वाली जो लाइट है ये किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है ना, और उस मेटल सरफेस के का जो वर्क फंक्शन है कितना है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है और लाइट की वेवलेंथ लैम्डा हमें दी हुई है। ठीक, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। देखो, तो यहां पर फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जो सरफेस के जस्ट नियर बाय से पास हो जाता है। ठीक है, तो देखो समझना, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। तो देखो आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो के ई मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी कितनी है, एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, वेवलेंथ दी हुई है ना, माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जूल में हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। के ई इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 10 टू पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 2000 एंगस्ट्रॉम है, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 मीटर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस में चल रहा है 4.2 इंटू 10 टू पावर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 ये जूल चलेगा। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व अपन करेंगे तो यहाँ पर देखो 10 टू पावर माइनस, ये बचेगा माइनस का 27 और ये बचेगा माइनस का 19, तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 6.63 इंटू ये मेरे पास 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 और यहाँ बच रहा है 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ठीक, अपॉन में क्या है 2। ठीक, चलिए ये बच रहा है, तो अभी इसको मैं इससे कैंसिल करूंगा, अभी मैंने 2 काटा नहीं है, अब काट दूंगा। देखो यहाँ पे, तो ये मेरे पास बच जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 से कैंसिल करूँगा तो 2 3 जा पॉइंट, ठीक, तो 2 3 जा 6 और ये मेरे पास 3.2 के आसपास पहुंचेगा, है ना, तो 315 के आसपास ये पहुंच जाएगा। ठीक, तो मैं इसको अप्रॉक्स कितना लिख देता हूं 3.32। ठीक है, तो 6.64 अप्रॉक्स आ जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो गया 3.32। इसको मैं फर्दर इंटू करूंगा 10 टू माइनस 19, तो मैं बाहर निकाल लूंगा, तो 3 का से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ठीक, तो 9.96 ये बचा माइनस 16 दूनी 32, 16 चौक 64 और 3 67, है ना, 16 32 67 और ये 6.72। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं इसको फाइनल 9.96 अपॉन 6.72 मतलब इस तरह माइनस करूंगा तो 4 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, तो 3.24 सही कर रहे हैं अपन। यहाँ पे 4 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, तो 3.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये किसका आंसर हो गया, ये पहले वाले का आंसर हो गया मेरे हिसाब से। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, देखिए देखो इसके बाद क्या है, व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी, व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद सेम वेवलेंथ इज डबल्ड, विद सेम वेवलेंथ इज डबल्ड। देखो वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है ना, बट उन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर इंटेंसिटी को डबल कर दिया जाए तो क्या चेंज है, तो आंसर है नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि इंटेंसिटी का कोई जो है लेना देना नहीं है एनर्जी से। ठीक, चलिए सी में क्या पूछा जा रहा है, इफ सेम लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि यदि सेम लाइट आप इंसिडेंट कराएं ऐसे मेटल पे जिसका वर्क फंक्शन 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो पहली चीज आप चेक कर लेते हैं, सी में आपको चेक करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रॉन, इसका वर्क फंक्शन, मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
चलिए, तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया था, लेकिन अभी हम इसको चेक करते हैं। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये लाइट जो 2000 एंगस्ट्रॉम वाली है उसकी एनर्जी कितनी है। अगर उसकी एनर्जी 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे एक्चुअल में एनर्जी E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा से हम चेक करेंगे। तो h की वैल्यू है 6.63 10 टू द माइनस 34, और यहां पर क्या है भाई, c की वैल्यू 3 10 टू द पावर 8, और अपॉन में क्या है लैम्डा जिसकी वैल्यू 2 10 टू द पावर माइनस का 19, सॉरी माइनस का 7 मीटर। ठीक है, चलिए तो आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 1.5 आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 से इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये बचेगा आपका माइनस का 19। तो 6.63 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का ये 19 बचेगा। ठीक है, चलिए तो अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि माइनस का 19 ये हो रहा है ना, ठीक है, एनर्जी E इज इक्वल टू 15 × 45, 15 × 90 और 94, 90 और 94 98, 9.8, 2 और 1 3, 9.845 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और ये जूल में चल रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरा किस में अभी जूल में है। ठीक है, E इज इक्वल टू 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हम कर लेंगे तो 9.845 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 में डिवाइड करते हैं 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 का, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो देखो मैं सिंपल इसको डिवाइड करता हूं 9.845 को 1.6 से, है ना, 1.6 से अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक, चलिए तो 98.45 ये लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बोल दे रहा हूँ, ये 16 है और ये 98.45 है ना, डेसिमल को ध्यान में 98.45, तो 16 छिक्के 96, और ये बचा मेरे पास 2 और ये 0.4, ठीक, और ये आ गया पॉइंट। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 16 कम 16 8 बचेगा, 16 पंजे 80। ठीक है, तो आप ये देखो 6.15 के अप्रॉक्स ये वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है, 6.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 पॉइंट, तो जो एनर्जी जो आ रही है ये कितनी आ रही है, तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि एनर्जी कितनी आ रही है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू 6.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लिखेंगे 10 एनर्जी ऑफ रेडिएशन is 6.15 electron volt, which is less than वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जो कि मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, विच इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, 10 इलेक्ट्रॉन वोंट कम आउट ऑफ मेटल सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 ही क्वेश्चन पूछे, तीनों हमने कवर कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो मिल रहा है यहाँ पर क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.4 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आपको एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। देखो अब ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। देखो क्या दिया जा रहा है, वर्क फंक्शन दिया जा रहा है, वर्क फंक्शन आपको दिया है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। तो देखो सिंपल सी बात है, एनर्जी आपको निकालना है तो E इज इक्वल टू एच न्यू लगाओगे, आपको फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, आपको जो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं
इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के ई इज इक्वल टू, अब आप ये बता सकते हैं एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो जो भी आपने एनर्जी अभी ऊपर से निकाली है उसमें से वर्क फंक्शन की वैल्यू को घटा दो। और हमेशा मैं आपको बताऊं जो वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तीसरा क्या दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, तो देखो आप समझो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इंटू या चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ही तो आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही तो रोकना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्या बनेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। क्या आप कर लेंगे इसको, नहीं कर पाएंगे, चलो सॉल्व करके बता देता हूं। देखो क्या करना है, सबसे पहले का आंसर E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E इज इक्वल टू एच की जगह 6.63 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकंड हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो E इज इक्वल टू ये यहाँ पर 6.63 का इंटू 6.4 से करेंगे तो यहाँ पर ये देखो 10 टू द पावर पहले तो माइनस का 20 आ गया, ठीक। E इज इक्वल टू अभी अपन जो है फास्ट मोड में चलेंगे। फास्ट मतलब बस कैलकुलेशन अपन को फास्ट करना है, इसलिए अपन ने कैलकुलेटर निकाल लिया। 6.63 का इंटू हम कर रहे हैं 6.4 से, तो ये आपका 42.43 यानी 42.4 ये आ गया आंसर। 10 टू पावर माइनस का 20 चल रहा है, ठीक है। अब ये जूल में है, वैल्यू किस में है, जूल में। तो मैं इसको अगर ऐसा कर दूं, मैं इसको एक डिजिट घटा दूं तो 4.2 अगर मैं इसको कर दूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 टू द पावर, या 4.24 अगर मैं इसको कर दूं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 19 और ये आंसर आएगा जूल में। किस में आएगा, जूल में, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप समझते हैं कि यहाँ पर मैं बी पार्ट डालूंगा और के ई मैक्स मुझे निकालना है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, ई माइनस वर्क फंक्शन, ई माइनस वर्क फंक्शन। तो अभी देखिए जरा एक्चुअल में जो ई एनर्जी है वो कितनी है, 4.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 और ये जूल में है। वर्क फंक्शन कितना दिया है, 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.31 इंटू 10 टू द पावर 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1.10 माइनस 19 का इंटू कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या है, 10 टू द पावर माइनस 19 ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 4.24 माइनस 2.31 इंटू 1.6 है ना। तो 1.6 का इंटू अगर मैं 2.31 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 × 48 और 1 49, ठीक, 16 दूनी 32 और 1 36। तो यहाँ पर 3.69 आ गया, 3.69, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये कितना निकल के आएगा, 4.24 में से 3.69 अगर मैं घटा दूं तो 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पर जो है 12 में 7 बचे जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये 0.55 है ना, 30 14 44 30 14 44, ठीक है। तो ये 0.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 ये आ रहा है। एक बार मैं इसको और मदद लूंगा इसकी, तो देखो कितना बचेगा, 4.24 माइनस का 3.69, ठीक है। तो ये 0.55 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो 0.55 इंटू 10 टू द पावर कितना है, माइनस का 19 और ये जूल। तो ये हो गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आपको पार्ट सी में क्या निकालना है, सी में निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है E इंटू वी या फिर Q इंटू वी। अब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो ये हो जाएगा K अपॉन V। अब देखो Q क्या है, चार्ज क्या है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो 0.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल ये काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक। तो अभी आप यहाँ पर देखें कि ये कितना निकल के आ जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी ये 0.55 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ जाएगा 0.3437, मतलब 0.34 वोल्ट,
तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया 0.34 वोल्ट। बस ये चीज़ आपको समझनी है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम इसकी वैल्यू को मिला लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अभी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखो, एक बार सीबीएसई ने 2017 में पूछा, फिर इसको 2022 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया। देखिए क्या क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि आपको बताना है द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मेटल, व्हाट डज द एक्स रिप्रेजेंट। देखो इस टाइप का ऊपर अगर आपने ग्राफ बनाया हो तो यहाँ पर एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स रिप्रेजेंट करता है कलेक्टर पोटेंशियल। क्या देखो एनोड एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कलेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, एक्स कलेक्टर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, एक्स एंड ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू1 न्यू2 न्यू3 वेयर न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 एंड न्यू1 फॉर सेम इंटेंसिटी। आपको ये ग्राफ बनाना है, आपको एक ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या करेंगे कि यहां पर देख रहे हो आप, ये क्या है भाई, यह लिखा है फोटो करंट। क्या लिखा है, फोटो करंट। ठीक है, चलिए फोटो करंट लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिख दिया मैंने कलेक्टर पोटेंशियल। कलेक्टर पोटेंशियल मतलब एनोड का पोटेंशियल। ठीक, चलिए अब आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक, किसके लिए भाई, सेम इंटेंसिटी लिखा है, तो यानी कि सेम इंटेंसिटी लिखा है तो तीनों केसेस में करंट कैसा होगा, सेम होगा। तो करंट की वैल्यू इससे ऊपर नहीं जाएगी ना इससे नीचे, क्योंकि सेम इंटेंसिटी लिखा है। उसके बाद देखो जरा, एक वैल्यू, दो वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू। ये हो गया मेरे पास थर्ड वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो V03, ये V02 और ये V01 स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अब देखो यहां पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए ये न्यू3 जिसकी फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे न्यू3 फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। जितना आप इस साइड जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। ये न्यू2 है और ये न्यू1 है, सेम इंटेंसिटी है, तो करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, ये ग्राफ हो गया। अब अगला जो ग्राफ आपसे कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 3 डिफरेंट इंटेंसिटी, अलग अलग डिफरेंट इंटेंसिटी लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हर केस में सेम रहने वाला है, लेकिन फोटो करंट जो है ये इंटेंसिटी बदलने से बदलेगा। तो भाई वही चीज हमें यहां पर दिखानी है। फिर से हम यहां पर दिखाएंगे कि भाई ये कलेक्टर पोटेंशियल है, मतलब एनोड पोटेंशियल, कलेक्टर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, देखिए तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, तो जैसे ये हमारे पास एक इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, इसको मैं नाम दिया, जैसे अगर इंटेंसिटी ज्यादा है I3 बड़ी है ना, तो I3 ऊपर दिखाया, I1 बड़ी दिखा दी तो I1 ऊपर दिखाते हैं। यहां पर देखो ये इस पॉइंट पे ले जाके मिला दिया और ये भी हमने इस पॉइंट पे ले जाकर के मिला दिया। देखो ये आपने दिखाया कि भाई ये क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए कैसा है, सेम है, लेकिन इंटेंसिटी कैसी है सबके लिए, I3 I2 I1। ठीक, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। ठीक, ये हो गया। यहां पर क्या है कि भाई सभी के लिए करंट की वैल्यू कैसी है, सेम है, सभी के लिए करंट की वैल्यू कैसी है, सेम है। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपके लिए। आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रख दिया क्या, हाँ अच्छा ये तो अभी सॉल्व करा है। ठीक है, चलिए देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, जरा एक बार इसको देख लेते हैं। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, देखते हैं जरा, पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है। If frequency of incident light on cathode of photocell is increased, how will the following effect justify our answer?
तो बस देखो ये चीज हमने कई बार लिख दी है। एनर्जी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ जाएगी ये चीज आप खुद से लिख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट नो इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये हमने कई बार आपको बता दिया। कोई ग्राफ अगर मिसिंग होगा इसमें तो मैं सारी चीज आपको समझा के चलूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको किसी प्रकार की। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2020 में ये पूछा गया, फिर सिंपल क्वेश्चन पेपर में 2022 में ही आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है, लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ है। तो अगर सेम वेवलेंथ की लाइट जो है ये 3 मेटल सरफेस ए बी सी पे पड़ रही है। ठीक है, देखो समझो क्या कहा जा रहा है, ये मेरे पास 3 मेटल सरफेस हैं, ये ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी मेटल सरफेस है। ठीक है, अब तीनों सरफेस पे लाइट आकर के स्ट्राइक करती है। ए सरफेस के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड, ए पे लाइट आई लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकले। ठीक, फॉर सरफेस बी इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड, मतलब बी के लिए बस इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकला ही है। और सी के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद सेम काइनेटिक एनर्जी विथ सम काइनेटिक एनर्जी आर एमिटेड, और सी के लिए इलेक्ट्रॉन्स भागा और भागता रह गया, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी। कंपेयर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तीनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आपको कंपेयर करना। देखो तो एक्चुअल में जो लाइट आई वो लाइट सफिशिएंट नहीं थी कि वो ए के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, मतलब उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो रिक्वायरमेंट थी वो ज्यादा थी। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया लेकिन भाग नहीं पाया, तो इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी, है ना। और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकला ये भाग गया, मतलब इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी ये कैसी थी, सबसे कम थी। और आप ये भी समझते हैं कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, चलिए तो ये आप जो है जस्टिफाई कर सकते हैं, अभी आप इसको लैंग्वेज में लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि हमें एक ग्राफ बनाया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ, मतलब इन दोनों के साथ में। तो अभी इस ग्राफ में 2 मेटल्स हमें बताए गए, एक ए मेटल और एक बी मेटल के लिए है ना। तो देखो हाउ इज द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ से प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हो। देखो आप समझो कि एक्चुअल में इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर, किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे दिखाया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जो 1/λ है इसको दिखाया गया एक्स एक्सिस पे। ठीक, तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में आप प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इस ग्राफ के हेल्प से। देखो तो सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को मैं फाई से डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है, ई इंटू वी, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, वी यहाँ पर क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा, और जो एनर्जी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू। बट ये जो ग्राफ है 1/λ के टर्म्स में, तो hc/λ में यहाँ पे लिखूंगा, और माइनस में क्या आ जाएगा वर्क फंक्शन। ध्यान से देखिए जरा, वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, hc/λ अपॉन में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और 1/λ को मैं साइड में किसका देता हूं, माइनस, ये हो जाएगा w/e, क्योंकि ये जो ई नीचे आएगा वो दोनों के अपॉन में पहुंचेगा। तो आप यहां से इसको देखो कि एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये वाई एक्सिस पे ये वाई है, ये क्या हो रहा है, ये है m, ये क्या है, ये है x, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये क्या है c। ठीक, तो आप यहां पर देखो, यहां पर ये देखो कि y एक्सिस में, तो ये जो स्लोप जो है m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, तो स्लोप जो है m, इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है hc/e। तो यहां पर अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी तो कितनी हो जाएगी, me/c करके मैं प्लांक कांस्टेंट यहां से, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो अच्छा, कभी आपको इसे ग्राफ बनाना हो, एक ग्राफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ किस किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये वी नॉट। ठीक, ये मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई जिसको मैं न्यू नॉट लिखा, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, जब मुझे इसका ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बीच में ग्राफ बनाता हूं, तो एक्चुअल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ई इंटू वी लिख देता हूं, ई इंटू वी नॉट, और ये ई को मैं लिखा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन को मैंने एच न्यू नॉट लिख दिया, या सिंपल मैं इसको वर्क फंक्शन लिख रहा हूं। तो आप यहां पर देखो कि ये वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस डब्ल्यू बाई ई। ठीक है, समझना, तो वी नॉट इज इक्वल टू, तो यहां पर आप ये देखो कि एक्चुअल में ये क्या है, ये y एक्सिस पे हो गया। अब h/e जो है ये क्या है, m, ये m दिखाया जा रहा है, और
और यहाँ पर ये जो न्यू है ये क्या है, एक्स एक्सिस में दिखाया, और ये प्लस सी की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू बाय ई। तो इसे आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में आप क्या दिखाओगे, ये वी नॉट हो गया, ये जो इसका जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट, अगर ये फ्रीक्वेंसी, यही ग्राफ आपको दिया होता कि न्यू बाय ये आपको वी नॉट, और वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप बता रहा है एच बाय ई को, है ना। अच्छा, और यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस डब्ल्यू बाय ई। क्लियर। तो इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है, इस क्वेश्चन को देखो 2020 में पूछा गया, एकदम सिंपल सा रद्दी सा क्वेश्चन है, बस बड़ा सा आप देख के इसको घबरा सकते हैं। क्या लिखा गया है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectrons emitted is doubled when wavelength of incident radiation on photosensitive surface changes from lambda 1 to lambda 2। देखो, तो हम मान लेते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी, जब वेवलेंथ लैम्डा 1 थी तो काइनेटिक एनर्जी k थी, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू, एच न्यू होता है न्यू की जगह c बाय लैम्डा, तो c बाय लैम्डा 1, ठीक है। वर्क फंक्शन कितना हो गया, लेट्स से w, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये क्या हो जाए, डबल हो जाती है अगर जो वेवलेंथ है वो चेंज होके लैम्डा 1 से लैम्डा 2 हो जाए। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है वर्क फंक्शन के लिए डेरिवेशन, ठीक है। डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। देखो बड़ी सिंपल है, तो पहले मैं वर्क फंक्शन निकाल लेता हूं। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड कर दूंगा। इक्वेशन, बस आपने क्वेश्चन पढ़ा ढंग से, आपने उसको समझा और जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा लिखा। इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड होगा तो ये यहाँ पे बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस डब्ल्यू, और अपन वर्क फंक्शन दोनों केसेस में सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं, और ये होगा एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने इसको हल्का सा ऊपर खिसका दिया, ठीक है। अब दिख रहा है बिल्कुल। देखो अभी क्या करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले पूरे का इंटू हो जाएगा ऊपर, तो ये पहुंचेगा एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस डब्ल्यू, और 2 का इंटू ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस डब्ल्यू। सॉल्व करेंगे एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पर 2 एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस 2 डब्ल्यू साइड पहुंचेगा तो 2w प्लस का माइनस का w इज इक्वल टू 2 और ये यहाँ पर हो गया मेरे पास लैम्डा 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा 2। तो मैं यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो w इज इक्वल टू एच सी कॉमन आ गया, ये बचेगा 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बन गया। अगर मुझे सेम फॉर्मूला किसका निकालना है, अगर मुझे सेम फॉर्मूला निकालना है किसका, ये वर्क फंक्शन का हो गया। फॉर्मूला मुझे निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू द एच न्यू नॉट, तो एच न्यू ये एच सी लिखा हुआ है 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2, ये लिखा हुआ है, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बचेगा सी 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप इसको आराम से कर सकेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब वैसे मैं इसको नहीं भी लेता इस वीडियो में, लेकिन मैं ले लिया ताकि आपकी जो नजर है वो इस टाइप के क्वेश्चन पर बनी रहे कि आपको इंटेंसिटी को बताना है कि भाई डिफाइन करो इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है। 2019 और 14 दो बार ये पूछा गया है। तो देखो सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी लाइट जो है आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, है ना। किसी पर्टिकुलर, तो आप पढ़ लो एक बार, अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया की बात कर रहा है, पर सेकंड मतलब पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, वॉट पर स्टेरेडियन। पावर जो पर यूनिट एरिया पे आ रही है, यूनिट क्या बना दी, वॉट पर स्टेरेडियन, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या दिया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, देखो सीबीएसई ने 2019 में इसको पूछा। अब क्वेश्चन क्या लिखा गया कि ये क्वेश्चन में बस ये पूछा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है, लेकिन पूछा कैसे उन्होंने ये पूछा कि आइंस्टाइन यूज्ड टू पार्टिकल थ्योरी, आइंस्टाइन ने पार्टिकल थ्योरी को जो है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करा। क्लासिकल थ्योरी जिसमें लाइट को सिर्फ वेव कंसीडर करा था, वो मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ये इलेक्ट्रॉन के एमिशन को, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आया, तो उसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
को आपको डिफाइन करना है। तो अभी आप जानते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आने वाली रेडिएशन की दैट कैन एमिट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बट बिलो विच इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट आउट, है ना। मतलब आप ये समझ लो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट रेडिएशन की होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो आप एक बार इसको पढ़ लें और आंसर लिख दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, शायद ये रिपीट हो गया, ठीक है, ये इस टाइप से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फिर से रिपीट हो गया, अलग अलग जगह पे ये पूछ लिया जाता है, ठीक। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये मैंने आपको इस वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में समझाया था, तो वो डेफिनेशन आप लिख लें। क्या लिखोगे, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट कैन स्टॉप इवन द इलेक्ट्रॉन हैविंग हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी कमिंग टुवर्ड्स एनोड, या फिर ऐसे लिख दो, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड दैट कैन स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है आप एक बार इसको समझ सकते हैं, या फिर जो मैंने बोला उसको आप लिख लेंगे, आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, व्हाई इज द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो क्या बताया जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो रेडिएशन थ्योरी है यानी कि वेव थ्योरी है वो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्या उसके फेलियर पॉइंट्स थे, यह आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई कुछ पॉइंट्स बताए गए कि भाई रेडिएशन थ्योरी, जब वेव थ्योरी की बात करी जा रही थी तो वहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी कोई बात थी ही नहीं, है ना, वो चीज वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी। अगर करते तो वो वहां भी एक्सप्लेन हो सकता था, ठीक। तो ये पॉइंट है। इसके बाद क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। हाँ, तो पहले क्या पता था कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो पहले जब वेव थ्योरी की बात होती थी ना तो पहले पता था कि जो एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, बट ये कुछ चीजें रॉन्ग हो गई, यहाँ पे गलत प्रूफ हो गई, है ना। तो अभी हमें क्या पता पड़ा कि फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करती है। तो ये सारी बातें हमें वेव थ्योरी में नहीं पता थी, अभी पता पड़ पाई हैं। तो आप जो है यहाँ पर ये सारी चीजें, ये तीनों पॉइंट को आप पढ़ के आगे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इंपॉर्टेंट वो भी है क्योंकि आपने देखा कि वो भी कभी ना कभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या है, प्लॉट ए ग्राफ। बार बार आपको समझाता हूं कि सीबीएसई ने 2019 में सारे के सारे क्वेश्चन डुअल नेचर से ही नहीं पूछे हैं, क्योंकि लिखा आपको मिल रहा है ना, अलग अलग जगह से कलेक्ट करे गए क्वेश्चंस हैं ये, है ना। कभी सैंपल पेपर में पूछा, फिर दूसरा सैंपल पेपर जो रिलीज किया सीबीएसई ने एक साल में, कभी कभी 2 कर देते हैं, कभी दिल्ली बोर्ड से क्वेश्चन दिया, कभी आउटसाइड दिल्ली से लिया, तो वो सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए 2019 का ही आपको 3 4 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस 1/√v। देखो मैंने आपको इसमें इसी आज के लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m EV। √2m के होता है, के की जगह हम EV पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर सेम मास की हम बात करें तो जो रिलेशन है वो क्या है, 1/√v के साथ क्या है, वेवलेंथ का इनवर्स है, सॉरी √v के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स है, लेकिन 1/√v के साथ कैसा है, डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ग्राफ यहां पर ये बनेगा, समझो आप मेरी बात अभी समझे नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि 1/√v को आप सब्जेक्ट मान रहे हैं तो जो वेवलेंथ है 1/√v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि वेवलेंथ रूट वी के, सिंपल √v के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा और 1/√v के बीच में जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी कैसा बनेगा, 1/√v के बीच में जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो लैम्डा और √v के साथ जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और क्या पूछा जा रहा है यहां पर, देखते हैं जरा और क्या पूछा जा रहा है, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाउ डज दिस ग्राफ गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये ग्राफ किस प्रकार से चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, ठीक है। तो आप समझो एक बार कि फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m EV। अगर इलेक्ट्रॉन है तो E लिखा, है ना, और अगर कोई भी चार्ज है तो Q लिखा, और यहां पर हमने लिख दिया V, ठीक। तो देखो एक्चुअल में आप समझो कि हमें कैसे पता पड़ेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में। तो आप यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y इज इक्वल टू
एम एक्स में बोल रहा हूं, तो y इज इक्वल टू एम, और y इज इक्वल टू एम, स्ट्रेट लाइन है ना इसके लिए, तो m की जगह क्या क्या आ जाएगा, m की जगह आ जाएगा h अपॉन रूट टू एम क्यू इंटू 1/√v। तो इसका जो स्लोप है, अगर स्लोप ज्यादा है, ठीक, तो आप यहां पर देखेंगे, देखो अगर स्लोप जो है, स्लोप ये क्या बता रहा है, ये m की जगह है ना स्लोप, तो आप समझ लो कि अगर स्लोप ज्यादा है इसका मतलब है कि चार्ज कम है, समझो। देखो तो यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√q। इसका मतलब चार्ज ज्यादा तो स्लोप कम, चार्ज ज्यादा स्लोप कम, और चार्ज कम तो स्लोप ज्यादा, इनवर्स है, ठीक है। बस ये चीज आप समझ सकते हैं, तो आपको एक जनरल आइडिया यहां से लग जाएगा। आप यहां पे बता सकते हैं कि चार्ज के बारे में कैसे पता पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ेंगे। उसने पूछा है ना कि हाउ दिस ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो इसका जो स्लोप होगा वो चार्ज के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया जा रहा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एनी टू ऑब्जर्व्ड फीचर इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। भाई आपको वेव थ्योरी की लिमिटेशन लिखनी है। पहली चीज आप ये समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये चीज वेव थ्योरी में नहीं बताई गई थी। काइनेटिक एनर्जी किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा, वेव थ्योरी कुड नॉट explain anything about या वेव थ्योरी did not mention, वेव थ्योरी ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में did not mention anything about थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, ठीक है। बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में वेव थ्योरी में कुछ भी नहीं बताया, ये चीज आप ध्यान रखें। अगला हम आ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है ऑलरेडी, ठीक। इसमें आपने एनर्जी ऑफ फोटोन को 2m लैम्डा y hc के बराबर जो भी है उसके बराबर प्रूव किया था। अगला क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है वो देखो क्या दिया जा रहा है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। अगर सेम होगा तो मैं थोड़ा सा आपके लिए भी छोड़ सकता हूं, ठीक है। क्या दिया जा रहा है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन ऑफ सोडियम इज 590 नैनोमीटर। वेवलेंथ दी हुई है 590 नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच इलेक्ट्रॉन वुड हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर हो जाए, 590 नैनोमीटर के बराबर। तो देखो यहां पर समझो कि लैम्डा इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोलूंगा कि h अपॉन √2m के आप लगाओ, √2m के, ठीक। समझ रहा, काइनेटिक एनर्जी आपको यहां से निकालनी है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जब वेवलेंथ किसके बराबर हो जाए, 590 नैनोमीटर के बराबर हो जाए, 90 नैनोमीटर, नैनो की जगह 10⁻⁹ आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू h की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, h की वैल्यू कितनी होगी, आप देखो h की वैल्यू 6.63। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि जब उसकी वैल्यू 590 नैनोमीटर हो जाए, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 माइनस का 34, ठीक है, अपॉन √2m के। तो आप देखो मैं यहां पर 2 की जगह 2 लिखूंगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻ माइनस का 31, ठीक है, इनटू, अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके बाद क्या है, काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है। क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो देखो माइनस का 9 और ये माइनस का 34, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻ का 25, 25 और 9 34 होते हैं, ठीक है। 590 नैनोमीटर है, 590 नैनोमीटर। अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहां से देखो 9 दूनी 18, ठीक। पहले हम एक काम कर सकते हैं कि पहले इसके स्क्वायर रूट का सारा खेल खत्म कर दें, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन
2m k, ये हो जाएगा, समझना भी। ठीक, देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और ये मेरे पास 2 इंटू एम बचेगा। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जा रहा है, तो बस ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सॉल्व करके, कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करूंगा इसको सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट आपको देखो यहां पर क्या दिया जा रहा है, ठीक है, देखते हैं जरा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जा सकते हैं। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस रूट वी, ठीक है, सेम मास वेयर वी इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये मैंने अभी आपको जस्ट ड्रॉ करके बताया था, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट वी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, तो ये लैम्डा है और ये रूट वी है, ठीक। तो ग्राफ कैसा बन गया, इस टाइप में, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी विच वन हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब के पास क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी है। देखो तो मैं आपको यहां पर ऐसा बोलूंगा कि जो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2h/√2m के, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी, आप देखो फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अब 2 तो कुछ है नहीं, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। वेवलेंथ क्या है, रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखो कि सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन विच इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो वेवलेंथ जो होगी ये अल्फा पार्टिकल की सबसे छोटी हो जाएगी और प्रोटॉन की उससे बड़ी होगी, और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की सबसे बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि इनवर्स है। अच्छा, अगर ग्राफ मुझे ड्रॉ करना होता, ग्राफ तो कर सकता था, क्या मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता था, ठीक है। तो आप इस तरीके से ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते तीनों के लिए, ठीक है, बट आपको अभी नहीं करना रूट एम के रिस्पेक्ट में, ठीक। चलिए अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को समझना, जो बच्चे पिछले क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए होंगे इसका, वो अभी यहां से इसको समझ गया, अब जवाब दे देना। देखो क्या लिखा है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन बिटवीन 1/√v एंड लैम्डा वेयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर ए एंड बी कैरिंग सेम चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज है बट जो मासेस हैं वो अलग अलग है, m1 ज्यादा है m2 कम है। तो आपको बताना है कि भाई कौन सा जो ग्राफ है या कौन सी लाइन कौन से मास को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो लैम्डा और 1/√v के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो m1 बड़ा है और m2 छोटा है, ठीक। तो लेट्स से हमने इस तरह के दोनों को बताया, ठीक। समझना, बात समझो, दो पार्टिकल है, ये a है और ये b है, ठीक। चलिए, या मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं बस इतना लिखता हूं कि ये दो पार्टिकल को ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। देखो सिंपल सी बात है कि यहां पर फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m, इलेक्ट्रॉन है या दो अलग अलग चार्ज है तो mq, और ये v हो गया, ठीक है। यहां पे लिखा है सेम चार्ज, ठीक, सेम चार्ज लिखा है, और v यहां पर दोनों के लिए सेम पोटेंशियल। देखो लैम्डा आपको y एक्सिस पे दिखाया गया, ठीक। यहां पे समझें आप, इज इक्वल टू h तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, तो यहां पर आप ये देख रहे हो रूट एम, और ये 1/√v कहां दिखाया गया आपको, x एक्सिस पे, ठीक। आप समझो जैसे अगर मैं ये √2m की क्यू वगैरह लिख रहा हूं तो ये स्लोप हो जाएगा, लेकिन आप यहां पर देखो इसका जो स्लोप है, ये स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर से मैं आपको सेम चीज बता रहा हूं, स्लोप डिपेंड कर रहा है मास पे। तो अगर मास ज्यादा तो स्लोप कम, मास ज्यादा तो स्लोप कम। आप समझो यहां पर लिखा है m1 ज्यादा है तो स्लोप m1 का क्या होगा, कम होगा, ठीक है। m2 छोटा है तो स्लोप m2 का, θ2 कैसा है, बड़ा है, तो ये m2 है, ये m1 है। बस ये चीज आप ध्यान से बिल्कुल समझ के रखें आप, ठीक। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है, दोनों को एक्सेलरेट कराया जा रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। तो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अल्फा तो वेवलेंथ का फॉर्मूला 1 बाय क्या है, h/√2 MEV की जगह Q इंटू वी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, समझना। तो अगर मैं यहां पर किस किस का रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए, तो अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, तो h/√2
√2m इंटू क्यू इंटू वी। समझना अभी एक्चुअल में क्या है कि मैं एक काम करूंगा, ये अल्फा है, ये चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसका इन दोनों का मुझे रेशियो निकालना है, तो क्या निकल के आएगा, h अपॉन √2 मास ऑफ अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा चार्ज की बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है ये भी चार्ज ऑन प्रोटॉन से 2 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि उसका 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और √v को हम √v लिखेंगे। अब इसके लिए ये वैल्यू पलट के ऊपर चली जाएगी, तो √2mp इंटू QP इंटू वी, ये रूट के अंदर है, अपॉन में क्या है h। अगर आप कैंसिल करोगे तो h से h कैंसिल होगा, ठीक, QP से QP कैंसिल होगा, MP से MP कैंसिल होगा, √v से √v कैंसिल होगा, √2 से √2 कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा, ध्यान से देखो, तो लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, यहां पर क्या बचेगा, देखो जरा, ऊपर बच रहा है, ऊपर कुछ नहीं बच रहा, नीचे क्या बच रहा है, देखो नीचे 4 2 जा 8, बस ये बच रहा है, तो 8 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 2√2 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका रेशियो निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से कर लेना। देखो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन देखने में बड़ा ही खतरनाक और धांसू सा लग रहा है ना, क्योंकि इतना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे जो हम इतनी बार से यूज कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करो और आप इसमें से क्या फाइंड कर दो। देखो ये ग्राफ बना है, इसके एक एक्सिस पे v स्क्वायर लिखा है, वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे एक्सिस पे यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस n है। आपको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, प्लांक कांस्टेंट वर्क फंक्शन की इन टर्म्स ऑफ L N एंड M, ठीक है। चलो सिंपल सी बात है, मुझे कुछ चीजें नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ये मुझे ग्राफ मिला है, यहाँ पे y एक्सिस पे v है और x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। देखो तो सिंपल सी बात मैं जानता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, हाफ mv स्क्वायर या k मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इतना होता है, तो ये बन जाएगा v मैक्स स्क्वायर, ठीक। हाफ mv स्क्वायर है तो v स्क्वायर की जगह v मैक्स स्क्वायर, एनर्जी की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे h न्यू, ठीक, माइनस वर्क फंक्शन की जगह मैंने सिंपल लिखा w, ठीक। समझो अभी एक्चुअल में क्या है कि आप यहां पर x एक्सिस पे क्या रखना है, बस मुझे v मैक्स स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये 2 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2h न्यू अपॉन m माइनस 2w अपॉन m, ठीक है। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा दोनों से इनटू और m पहुंच जाएगा नीचे दोनों में डिवाइड, ठीक। तो आप यहां पर ये समझो कि हम अब क्या कर रहे हैं यहां पर कि ये तो हो गया v, समझो। चलो एक ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो कितना हो गया, ये 2h बाय m इंटू में क्या है न्यू माइनस 2w बाय m, समझना। अभी देखो क्या दिया जा रहा है कि ये कौन सी एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे इज इक्वल टू, ये क्या है, ये लिखा है स्लोप मतलब m, ये क्या है, ये m क्या है, स्लोप है, स्लोप मास ऑफ पार्टिकल नहीं है, ये स्लोप है। ये क्या है, न्यू क्या है, x, फ्रीक्वेंसी x एक्सिस पे दी हुई है, ठीक है, और माइनस y एम एक्स प्लस सी, तो c की जगह क्या लिखा हुआ है, पूरा टर्म लिखा हुआ है, समझना अभी। तो आप यहां पर एक्चुअल में आपको निकालना क्या है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो प्लांक कांस्टेंट किसके बराबर है भाई, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप की जगह क्या लिखा है, 2h बाय स्मॉल m, m क्या है यहाँ पे, मास, ये वाला m क्या है, ये वाला m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो तो स्लोप एक्चुअल में क्या होता है, y अपॉन x, तो y ये है, x ये है, तो l अपॉन n से क्या मिल जाएगा, स्लोप, तो l अपॉन n, ये डिस्टेंस दी हुई है, ठीक, तो 2h बाय m, तो आप समझो कि ये क्या हो जाएगा, ml बाय 2n, तो प्लांक कांस्टेंट क्या आ गया, ml बाय 2n। उम्मीद कर रहा हूं ये आप सारी चीज समझ में आ रही हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, ठीक। चलिए मैं 1.5 घंटे की वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग जो वॉइस रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हो पाई, तो मैं दोबारा से बना रहा हूं इसको। तो आप ये समझ लो कि आपको बस कमेंट सेक्शन में इतना बताना है, हाँ सर ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, मुझे समझ में आ रहा है यहां तक, तो मैं समझ लूंगा कि वो जो मेरी मेहनत वेस्ट हुई थी वो भी आपके काम आ गई, ठीक है। चलिए तो आप यहां पर ये समझ लो कि अभी हम क्या करेंगे, ये मुझे पहला पार्ट मिल गया, दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा,
ये एच है। दूसरे पार्ट का आंसर क्या है भाई, वर्क फंक्शन आपको निकालना है। तो वर्क फंक्शन की जगह क्या लिखा है आपने, देखो ये जो सी आप देख रहे हो इंटरसेप्ट, इसकी जगह क्या लिखा है आपने, लिखा है यहां पे इसकी सी की जगह क्या लिखा है 2W/m, ओनली मैग्नीट्यूड हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब एक्चुअल में यहां पर सी की जगह क्या है, इंटरसेप्ट की जगह क्या है, ये एल, इंटरसेप्ट की जगह क्या है एल डिस्टेंस, तो यहां लिख लिया मैंने एल, तो 2W/m, ठीक। तो आप ये देखो ml/2 इज इक्वल टू W, बस ये आपने वर्क फंक्शन का फॉर्मूला निकाल दिया ml के फॉर्म में, ये आपने प्लांक कांस्टेंट निकल गया mln के फॉर्म में। अब इसमें n नहीं आ रहा तो जबरदस्ती थोड़ा ना घुसेड़ सकते हैं अपन, आ ही नहीं रहा तो नहीं आ रहा है बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप उसका। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि वर्क फंक्शन ऑफ फॉलोइंग मेटल इज गिवन। देखो अलग अलग वर्क फंक्शन जो है आपको अलग अलग मेटल के लिए दिया गया है, ठीक। पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन से मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा यदि इंसिडेंट वेवफ्रंट सभी के लिए जो है 3300 एंगस्ट्रॉम है। देखो तो सिंपल सी बात, आपको लैम्डा दी जा रहा है 3300, एनर्जी यहां से निकालो hc/लैम्डा से। अब जो भी ये जो वैल्यू है आपकी जूल में आएगी, और उसके बाद आप जूल में वैल्यू आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 1.6 × 10⁻⁹ का डिवाइड कर देना। अब लेट से आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आ रही है, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझना। तो क्या होगा कि टोटल एनर्जी कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उन सभी मेटल में से क्या होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बस किसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा जिसकी जो वर्क फंक्शन है वो गिवन एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर से आप बताना कि सर इसका आंसर ये है, ताकि दूसरे बच्चों भी को भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगली चीज यहां पर क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस इफ द लेजर सोर्स इज ब्रॉट 50 सेंटीमीटर अवे। क्या कहा जा रहा है कि क्या होगा यदि 1 मीटर पे रखा हुआ जो सोर्स है, अगर आपने क्या कर दिया उसको 50 सेंटीमीटर दूर ले गए, तो आप क्या क्या लिखेंगे यहां पर कि उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इंटेंसिटी विल रिड्यूस, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन आपसे ये 2016 का है क्या, ये 17 में पूछा गया, और 16 में भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन 16 में पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसमें क्या दिया जा रहा है, आपको मिल रहा है कि प्लॉट, आपको एक ग्राफ बनाना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो ग्राफ आपका लैम्डा और ये काइनेटिक एनर्जी है, इनवर्स रिलेशन है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, बट ये आपसे 2015 में पूछा गया है। आपको क्या निकालना है, यहां से प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अभी तक आप समझदार हो, देखो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए जरा, काइनेटिक ये किस किस के बीच में है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आप इसको बोल सकते हैं, या सिंपल आपने जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहां बोल दिया। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखो अभी तक आपने पढ़ा क्या है, k इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। देखें अभी, अब k की जगह क्या लिख सकता हूं, EV इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन की जगह एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट। और यहां पर देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल V, और ये h/e इंटू न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाय ई, समझना। तो देखो यहां पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, मतलब W/e लिख सकते हैं, ये आपके y एक्सिस पर है, ये आपका स्लोप हो गया, स्लोप। और ये क्या है भाई, ये है आपके पास x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, y इज इक्वल टू mx प्लस c चलेगा। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, प्लांक कांस्टेंट निकालना है। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप ये देखो कि h/e क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप क्या होता है, y/x, तो h/e, तो आप यहाँ पर h/e इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है भाई y/x। तो देखो यहां पर इस तरह से y/x करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। y क्या है, देखो 1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट अपॉन x क्या है, x है देखो 4 5 6 7 8, मतलब 8 - 5, ये पॉइंट क्या दिया हुआ है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो 5 और ये 8, तो कितना डिफरेंस है, ये है 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, समझना। तो ये क्या होगा, स्लोप हमने निकाल दिया। अब अगर मैं E की वैल्यू और यहां पर जैसे निकाल लूं, H इज इक्वल टू 1.23 इंटू 10⁻
1.23 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू में क्या हो जाएगा, ई का इंटू हो जाएगा, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू यहां से 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकंड, ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है, या मेरे साथ आपने बिल्कुल एंड तक देखा है, तो मैं उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सब सारी चीजें बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, ये क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे, तो आपको ये जो चैप्टर है ये आपका एकदम बढ़िया से हो जाएगा, पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी। और कुछ नहीं कहूंगा मैं, बस यही कहूंगा जो बच्चे ये क्वेश्चंस लगा लेंगे फाइनल एग्जाम में, उनको इनमें से जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।